हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद अंशु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री। दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चैप्टर है हमारा क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें ये पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इतिहास है क्या। क्या है इतिहास? इतिहास है क्या? ये इतिहास क्या है? ऐसे ही। तो इतिहास है। इतिहास क्या है? ये बीता हुआ कल है। क्या है इतिहास? बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत चुका है वही क्या है हमारा इतिहास है। अब हमें इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? जैसे हमसे कोई पूछे क्वेश्चन कि इतिहास आखिर हम पढ़ें क्यों, ये हमें किस काम में, हम आखिर इतिहास को क्यों पढ़ें? जो बीत चुका है उसे पढ़ने का क्या मतलब निकलता है? तो इतिहास क्या है, यह हमें हमें पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें अपने पूर्वजों के बारे में, हमें अतीत के बारे में, हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है कि पहले की दुनिया कैसी थी, यह दुनिया कैसे आई। यानी कि हम कैसे धीरे धीरे विकास किए, हम इस दुनिया में आए हैं। हम यही जानते हैं कि ये दुनिया ऐसी ही थी, लेकिन ये ऐसी नहीं थी। लोगों ने धीरे धीरे विकास किया तब ये जाकर ऐसे। क्या आप उस दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले आग ना हो, पानी बहुत कम हो, जिसे सिर्फ नदियों के किनारे पानी मिलता हो, जहाँ भोजन ना हो, जहाँ खेती ना होती है, कृषि ना होती है। उस दुनिया की आप कल्पना कर सकते, उस दुनिया में लोग, उस जमाने में लोग कैसे जीते थे। तो यह हमें इतिहास, यह हमें बताता है कि वह दुनिया कैसी थी और आज की दुनिया कैसी है। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। अब आइए हम अपने चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। जिसे क्या है, हम इतिहास को इसी तरह से कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जैसे आप किसी को बात करते सुनते हो, माना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना घट गई, तो आप किसी को बात करते हो तो उनसे अगर पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भाई एक्सीडेंट हो गया। कब हुआ? भाई दोपहर को हुआ। कहाँ हुआ? भाई वहीं पास के चौराहे पर हुआ। कैसे हुआ? दो लोग आपस में टकरा गए, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। तो इन्हीं से तो पूरा होता है हमारा। तो इन्हीं से अब हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम रसीदा है। क्या नाम है? रसीदा। वह बैठी अखबार पढ़ रही होती और अचानक उसकी नजर एक सुर्खी पर पड़ती है और वह सुर्खी 100 साल पुरानी होती है। कितने, यानी कि उस पर लिखा होता है अखबार में कि यह सुर्खी 100 साल पुरानी है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कोई कैसे बता सकता है कि कोई चीज 100 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी है या 1500 साल, कोई कैसे बता सकता है? हम कल की या परसों की या से 10 दिन या महीने पहले की हम बात टीवी से, अखबार से या किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स, टीचर्स टीचर से हम पूछ सकते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले क्या हुआ था, या कोई कैसे बता सकता है? क्योंकि तब के जमाने में तो ये सब था नहीं, टेलीविजन ना था, ना मोबाइल था, ना अखबार का जमाना था पहले। तो हम कैसे पता लगा सकते? तो यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। क्या बारे में? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हम क्या जान सकते हैं? क्या जान सकते हैं? सकते हैं। क्या है? हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? तो हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं कि लोग 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 क्या खाते थे, क्या खाते थे,
कैसे घरों में रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कपड़े पहनते थे, तथा हम पशुपालकों पशुपालकों कृषकों कृषकों व्यापारियों व्यापारियों आदि के बारे में जान सकते हैं, आदि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि हम यह भी जान सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, तथा कौन कौन से गीत गाया करते थे, कौन कौन से गीत गाया करते थे। तो क्या है, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, तथा हम पशुपालकों कृषकों व्यापारियों वैज्ञानिकों संगीतकारों राजा रानी, हम इन सबके जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ तक कि हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन कौन से गीत गाया करते थे, हम यह सब भी जान सकते हैं। क्या, अतीत के बारे में हम यह सब जान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, हम इसे मैप के माध्यम से समझें। हमारा मैप रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं कि मैप के माध्यम से कि लोग कहाँ रहते थे। क्या है, लोग कहाँ रहते थे। हमें सबसे पहले पता लगाना है क्या, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ है हमारी, यहाँ। यहाँ क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, यहाँ पर क्या होता, कई लाख वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले से इसके तट पर लोगों का निवास, लोगों का निवास क्या है, ये कई लाख वर्ष पहले से लोग इसके तट पर रह रहे हैं। किसके, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि नर्मदा नदी के आसपास रह रहे हैं। और रहने वाले कौन थे, रहने वालों में से रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुछ कुशल
संग्राहक थे, संग्राहक थे जो आस पास के जंगलों से परिचित थे, परिचित थे। क्या है? रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे? कुशल संग्राहक। कुशल संग्राहक मतलब जो कुछ चीजों का संग्रह करे, जो लोग जो चीजों को इकट्ठा करे, हम उन्हें कुशल संग्राहक, उन्हें संग्राहक कहते हैं। कुशल संग्राहक जैसे कि वो बहुत अच्छे संग्राहक थे, जैसे अब वो जड़ों, फलों, फूलों, इन सब का संग्रह करते थे। किस लिए? कि उन्हें क्या, जैसे वो यह जानते थे कि कौन सा पेड़, कौन सा जड़, कौन सा फल किस काम में आने वाला है। जैसे कौन सा पेड़ दवा में काम आता है, कौन हमें खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए, कौन जहर है, कौन दवा में काम आता है, जैसे कौन घाव में काम आता है, कौन बुखार में काम आता है। तो ये उन सबसे परिचित थे, जो आसपास के जंगल थे उन जड़ी बूटियों से परिचित थे, ये जो संग्राहक थे। ये संग्राहक और क्या करते थे? ये इन फूलों फलों इन सबको तो संग्रह करते, साथ में यह शिकार भी करते थे। यह शिकारी भी थे, भी थे। क्या थे? यह शिकारी भी थे। यह जो कुशल संग्राहक थे यह शिकारी भी थे। ये जानवरों का शिकार करते थे, किसके लिए? भोजन के लिए। अब हमें नर्मदा नदी के बारे में पता चल गया। अब हम सिंधु नदी देखते हैं और उसकी सहायक नदी को। क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारी कहाँ है? यहाँ पर है, सिंध, सिंध। और इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी है झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी है जैसे कई सारी नदियां आकर मिल जाए एक बड़ी नदी में। बड़ी नदी क्या है? सिंधु नदी है। और ये सब नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ये सब क्या है? ये सब मिलकर, ये सब आकर इसी में सिंधु नदी में मिल गई हैं। इसीलिए इन नदियों को क्या कहते हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी। समझ आया? तो यहाँ पर क्या होता? लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले, यानी कि यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। क्या है? सिंध तथा इसकी सहायक सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व पूर्व नगरों का विकास हुआ। कुछ नगरों का विकास हुआ, कुछ नगरों का विकास हुआ। क्या है? यहाँ पर हमारी सिंधु नदी है। और क्या है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ नगरों का विकास हुआ। कुछ नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। कितने वर्ष पहले? 4700 वर्ष पूर्व। आज से 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। अब हम देखते हैं गंगा नदी। हम इन्हें मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारी? गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी, गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व
2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास हुआ। गंगा नदी के तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। यहाँ 4700 वर्ष पूर्व हुआ और यहाँ 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि इसके यहाँ पर पहले नगरों का विकास हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर खेती सबसे पहले कृषि हुआ, कहाँ पर गेहूं चावल इन जैसे फसलों को कहाँ पर सबसे पहले उपजाया गया। अब हम यह देखते हैं। अब हम ये तो जान गए कि लोगों का निवास सबसे पहले कहाँ हुआ। अब हम देखते हैं किरथर तथा सुलेमान पहाड़ियाँ क्या है। यहाँ पर हमारा किरथर है, किरथर, यहाँ पर हमारा क्या है, सुलेमान। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, क्षेत्र है जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। क्या है ये, सुलेमान, ये किरथर है पहाड़ियां है और ये सुलेमान। यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया तथा बकरी, भेड़, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना। क्या है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहाँ गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया तथा इन्होंने बकरी, भेड़, बैल जैसे पशुओं को इन्होंने पालतू बनाया, यानी कि इन्होंने इसको पालना शुरू किया। किसके लिए, जिससे खेती आसान हो जाए। बकरी से जैसे इनको दूध मिल सकता है, भेड़ से ऊन और बैल से खेतों की जुताई हो सकती है। तो इसे इनका कृषि करना, फसलों को उपजाना इनका आसान हो गया, इसीलिए इन्होंने इन जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं गारो तथा विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं गारो तथा विंध्य पहाड़ियों में कि जहाँ पर कृषि का विकास सबसे पहले है। यहाँ क्या है हमारी विंध्य पहाड़ियाँ, और यहाँ पर क्या है हमारी गारो पहाड़ी। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ।
सबसे पहले सबसे पहले चावल को उपजाया गया। क्या है? विंध्य तथा गारो पहाड़ी। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल के फसलों को उपजाया गया। क्या है? जिसे सबसे पहले चावल के फसलों को यहाँ पर उपजाया गया। अब वह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? यात्राएं क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? घूमने के लिए, घूमने के लिए, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, कमाने के लिए, शहर जाकर, या रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, नई चीजों को की खोज के लिए। तो क्या है? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? कुछ लोग होते हैं घूमने के लिए, कुछ व्यापार के लिए, कुछ रोजगार के लिए कि शहर जाकर वो रोजगार पा सकें, और कुछ लोग नई चीजों की खोज में निकल पड़ते हैं। आज लोग इसीलिए यात्राएं करते हैं। और पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे? पहले भी लोग यात्राएं करते थे। पहले भले ही रेलगाड़ी, बस, ये सब नहीं थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन पहले भी यात्राएं होती थी। जैसे अब आज पहले होती थी नई चीजों की खोज में, इसलिए यात्राएं होती थी। व्यापार के लिए यात्राएं पहले होती थी, व्यापार हो सके। लेकिन आज घूमने के लिए, व्यापार, रोजगार, नई चीजों की खोज में, इन सब के लिए यात्राएं होती हैं। पहले भी इन्हीं सब के लिए होती थी, लेकिन आज की यात्राएं आसान हो गई हैं, पहले की कठिन थी। पहले की यात्राएं बहुत कठिन हुआ करती थी, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था। आज हमारे पास साधन है। तो अब यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे देश का नाम भारत तथा इंडिया कैसे पड़ा। क्या है? देश का नाम भारत तथा इंडिया कैसे पड़ा? देश का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया, इंडिया, इंडिया शब्द इंडस से निकला, इंडस से निकला है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ संस्कृत में सिंधु, संस्कृत में सिंधु। क्या है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका अर्थ संस्कृत में सिंधु है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा कैसे। क्या है? हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा कैसे? तो क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानियों ने
यूनानी तथा ईरानी ने सिंधु को इंदोस अथवा हिदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इंडिया क्या है? इंडिया शब्द हमें कहाँ से मिलता है? कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका अर्थ संस्कृत में सिंधु है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानियों तथा ईरानियों ने सिंध को इंदोस अथवा हिदोस कहा और इसके पूर्व में स्थित और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या ये इन्होंने हिदोस तथा इंदोस क्यों कहा? क्योंकि ये सा नहीं कह पाते थे, ये सा कहे ही नहीं पाते, इनकी जुबान से सा निकलता ही नहीं था, इसीलिए इन्होंने इंदोस हिदोस ये कहा। सिंधु ये कह ही नहीं पाते थे। और इसके पूर्व में जो स्थित भूमि थी, इसको उन्होंने यानी कि भारत को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। इसीलिए हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। अब हम देखते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हमारे उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था जिसका नाम भारत था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए किया जाता था। समूह के लिए किया जाता था जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्या है? भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह हमारे उत्तर पश्चिम में रहता था। उस समूह का क्या नाम था? भारत। और उस समूह के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। और इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्या है? इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब हमें पता चल गया कि हमारे देश का नाम इंडिया तथा भारत कैसे पड़ा। अब ये हमें पता चल गया। हमने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है, 100 साल पुरानी या 200 या 300 या 1000 साल पुरानी कोई चीज है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि वह इतनी पुरानी है? तो हम कैसे जान सकते हैं? साहित्यिक स्रोतों तथा पुरातात्विक
पुरातात्विक स्रोतों से हम जान सकते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है, क्या है? साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों से हम क्या जान सकते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। अब साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत जैसे कि हमारे क्या है, पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी गई पुस्तक। हाथ से लिखी गई पुस्तक। क्या है? पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी गई पुस्तक। और पहले जमाने में हमारे पास ये कागज नहीं हुआ करते थे कि हम इस पर लिखें। हमारे पास क्या होते थे? भोजपत्र, ताड़पत्र, हम इस पर लिखते थे। भोजपत्र क्या है? हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष है, भुर्ज नामक एक वृक्ष है, उसी के छाल पर यह लिखी जाती थी, जिसे हम क्या कहते थे? पांडुलिपि। अब हम जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। हम इसे मिटा देते हैं। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? प्राचीन मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली भौतिक अवशेष। जैसे कि हमारा हो गया अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, औजार, ये सब क्या है? हमारी भौतिक अवशेष यानी कि पुरातात्विक। हम इन्हीं से पता कर सकते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है। हम इन्हीं से पता कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों तथा भौतिक तथा पुरातात्विक स्रोतों से हम पता कर सकते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है, किस जमाने में क्या हुआ, किस जमाने में कौन सी घटना घटी, हम इन्हीं से पता कर सकते हैं। अब ये हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं पुरातत्वविद के बारे में कि ये क्या करते थे, ये कैसे चीजों को पता लगाते थे। क्या है? पुरातत्वविद। ये क्या करते थे? ये चिड़ियों, जानवरों तथा मछलियों के हड्डियों को ढूंढते थे। हड्डियों को ढूंढते थे, जिससे यह पता लग सके, यह पता चल सके कि अतीत में
लोग क्या खाते थे? लोग क्या खाते थे? क्या है? पुरातत्वविद क्या करते थे? ये चिड़ियों, जानवरों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते थे, जिससे यह पता चल सके कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब हम जानते हैं कि क्या वनस्पतियों के अवशेष मिलते थे? तो आइए जानते हैं। क्या वनस्पतियों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते थे, मिलते थे। यदि अन्न के कुछ दाने जल जाते थे, जल जाते थे, तो जली हुई अवस्था में मिलते थे, जली हुई अवस्था में मिलते थे, अवस्था में मिलते थे। पुरातत्वविदों को वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अन्न के दाने यदि उनको मिल भी जाते हैं तो वो यदि जल गए हैं तो मिलेंगे वो जली हुई अवस्था में, अगर वह नहीं जले तो नहीं मिलेंगे। जली हुई अवस्था में मिलते हैं लेकिन वैसे दाने नहीं मिलते। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमारा थोड़ा सा बाकी है तिथि। हम तिथि को दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।